हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। अभी तक हम लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके हम 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हम व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, क्या एक्सेप्शंस होते हैं, क्या ऑफ़र होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम फर्स्ट 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में भी हम उसी को आगे हम कवर करेंगे। अब देखो, ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बहुत लेंथी है। इवन ये हमारे बुक में भी अबाउट 100 पेजेस का ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या आप डेडिकेटेड स्टूडेंट भी हैं, आपको बस मेरी वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपकी रिवीजन या तो अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर आप रिवीजन नहीं करें, फर्स्ट टाइम करें, तो भी आपको काफ़ी अच्छा कॉन्टेक्ट मिल जाएगा कि आप अपना आंसर फ्रेम कर सकें। तो आपको बस ये है कि जितनी बार हो सके उतनी बार मेरी वीडियोस देखनी है। आई कैन डेफिनेटली गारंटीड कि आप बहुत अच्छा पेपर इससे कर पाएंगे। ठीक है, और कहानी तरह समझ आएगी आपको। इवन मेरी वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आपको लगता है और स्पीड से अगर आपको करना है, तो मैंने जो अभी अपनी वीडियोस को देखी हैं, आप 2x में से सुन सकते हैं। 2x में भी क्लियर वॉइस है, तो समझ आ जाएगी उसमें। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको समझ 2x में नहीं आएगी। 2x में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो माइनर के लिए हम यहाँ पर कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई हमारी कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता है या ऑफ़र हमारा बिल्ड होता है, तो उसमें जो पार्टीज़ हैं उनकी कितनी कितनी कैपेसिटीज़ होती हैं। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइनर वन, सो माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो दैट वुड बी अ वर्ड अब इनिशियो, मीन्स इट वुड बी इन ऑपरेटिव इन लॉ। मतलब लॉ कहता है कि आपको करना चाहिए ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के साथ। ठीक है, वो बिल्कुल ही वॉइड होगा स्टार्टिंग से ही। ठीक है, माइनर कैन नॉट बी लायबल फॉर द एग्रीमेंट, वो किसी भी एग्रीमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। कोई भी उसको लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी, कोई भी खतरा उसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा है। वैलिडिटी ऑफ द बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स, अब देखो गवर्नमेंट कहती है या लॉ कहता है कि भाई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। बट अगर कुछ उसके बेनिफिट के लिए है, माइनर के बेनिफिट के लिए, तो आप कर सकते हो। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, फोर्थ आ जाता है नो रेटिफिकेशन अपॉन द अटेनिंग ऑफ मेजॉरिटी। वो छोटा सा बच्चा जब बड़ा हो जाए, तब आप उसको उसके पुराने किए हुए कर्मों की वजह से उसके साथ जो व्यवहार करोगे वो अलाउड नहीं है। ठीक है, वो आप रेटिफिकेशन नहीं कर सकते कि तू जब छोटा था तूने ये कर दिया था, तूने वो कर दिया था तो कर दिया, बात ख़त्म। ठीक है, अब आप उससे कुछ भी नहीं ले सकते हो। रूल ऑफ एस्टॉपल डजेंट अप्लाई टू माइनर। एस्टॉपल क्या होता है, ये एक नई चीज़ आ जाती है। मतलब काफ़ी बच्चों को पता होगा, बट जो बिल्कुल न्यू टू दिस लीगल है उनके लिए एस्टॉपल का मीनिंग मैं बता देती हूँ। कांट डिनाई ऑन द अर्लियर स्टेटेड स्टेटमेंट। जैसे कि अगर किसी ने एक आपको प्रॉमिस किया कि मैं कल ये वाला काम कर दूँगी, ठीक है, और थोड़ा टाइम बाद में मैं बोलती हूँ अरे मैंने कब बोला, मैं अपनी बात को ही डिनाई कर रही हूँ, अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ, तो वो एस्टॉपल होता है। तो हम मतलब वो जो है नॉट एस्टॉपल होता है, तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट जो रूल ऑफ एस्टॉपल है ये अप्लाई नहीं होगा माइनर के लिए। क्यों, बच्चा है, वो आज बोलेगा हाँ मैं ये काम करूँगा, बोलेगा बाद में नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है, वो मन के मालिक चलता है वो। ठीक है, तो इसलिए रूल ऑफ एस्टॉपल डजेंट अप्लाई टू माइनर। ठीक है, उसके बाद 6th आ जाता है माइनर्स लायबिलिटी फॉर हिज नेसेसिटीज़। अगर आप कोई भी नेसेसरी चीज़ें माइनर को देते हैं, तो माइनर लायबल हो जाता है, माइनर की प्रॉपर्टी लायबल हो जाती है, जिससे आप उसकी नेसेसरीज़ की चीज़ों का रिम्बर्समेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई चीज़ें उसको खाने पीने के लिए, उसकी नेसेसरी चीज़ों के लिए दी, और उसके पास एक प्रॉपर्टी है पूरे घर की। ठीक है, तो आप उसके खाने पीने के लिए जो भी आपको खर्चा लग रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी घर का बेच करके या रेंट वगैरह से आप उसका अपना रिम्बर्समेंट या कंपेंसेशन कर सकते हैं। ठीक है, minors can be partners in the firm for the benefits of the partnership with the certain restrictions and the protections. माइनर जो है पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में, बट उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, और उसके प्रोटेक्शंस के लिए भी कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं। माइनर कैन एक्ट एज अ एजेंट बट कैन नॉट बी पर्सनली लायबल। वो एजेंट तो बन सकता है बट वो लायबल नहीं होगा। जिसने उसको काम करने के लिए बोला है वो लायबल होगा। ठीक है, मीन्स प्रिंसिपल यहाँ पे उसका वो लायबल होगा। ठीक है, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एज इट विल बी इरेविलेंट। माइनर जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि उसके साथ तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं।
ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ है नहीं, तो ये वाली टर्मिनोलॉजी भी उसके लिए जो है वो इरेलेवेंट हो जाएगी। पेरेंट्स लायबिलिटी फॉर द माइनर्स एग्रीमेंट, माइनर अगर कोई भी एग्रीमेंट कर देता है, कोई भी तोड़ ताड़ कर देता है जिसकी वजह से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी अगर उसके साथ हो जाता है, तो भी लायबल कौन होएगा? उसके पेरेंट्स होंगे। माइनर थ्रू द लीगल गार्जियन कैन बी शेयर होल्डर बट शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड। माइनर को लीगल गार्जियन की तरफ से एक शेयर होल्डर बनाया जा सकता है, बट जो शेयर है वो फुल्ली पेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गार्जियन ने उसके नाम पे शेयर्स खरीद तो लिए बट वो पार्शली पेड है, और रेस्ट अमाउंट जब उससे मंगवाई जाए, रेस्ट कॉल जब मंगवाई जाए तो उसको देनी पड़े, वो नहीं हो सकता। क्योंकि लायबिलिटी तो माइनर की कभी भी किसी केस में इंक्रीज या इनिशिएट हो ही नहीं सकती है। ठीक है, माइनर कैन बी लायबल फॉर द सिविल मैटर्स एंड द टॉर्ट्स, बट अगर कोई भी सिविल मैटर्स होते हैं, कोई भी गलत काम किया जाता है, तो उसके लिए माइनर जो है वो लायबल होगा। जैसे कि एग्जांपल इसके लिए अच्छा सा दिया जाए तो अभी जो रिसेंट जैसे रेप वगैरह हुए थे उसमें माइनर्स भी इंक्लूड अगर होते हैं तो उनको भी सज़ा वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए वो लायबल होते हैं। उसके बाद आ जाता है पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड। जो पर्सन है वो अगर अनसाउंड माइंड है तो उसकी क्या कैपेसिटी होगी वाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो पर्सन अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो वो नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, ही कांट बी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। बट एक्सेप्शन क्या है? अगर उस पर्सन के पास कुछ इंटरवल्स के लिए साउंड माइंड आ जाता है, होश आ जाता है, उस होश में वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है तो वो वैलिड होगा, नहीं तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा। ठीक है, अब आ जाता है डिसक्वालीफाइड पर्सन्स। डिसक्वालीफाइड पर्सन्स होते हैं एलियन एनिमी। एलियन एनिमी होते हैं जैसे कि कोई इंडिविजुअल्स हैं जो कि जो वॉर कंट्री है उनके रेजिडेंट्स हैं, तो वो मेरे लिए एलियन एनिमी होगा। एग्जांपल के लिए अभी का अगर मैं रिसेंट सिनेरियो लूँ, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की अगर कोई वॉर हो रही है, तो अगर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मैंने करती हूँ किसी पाकिस्तान के रेजिडेंट के साथ, तो वो मेरा वर्ड अब इनिशियो हो जाएगा। रीज़न भी है क्योंकि मैं जिसके साथ कर रही हूँ वो मेरे लिए एलियन एनिमी है, डिसक्वालीफाइड पर्सन है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड जो आता है डिसक्वालीफाइड पर्सन में, वो आता है फॉरेन सर्वेजेंस एंड डिप्लोमेट्स। जो फॉरेन सर्वेजेंस क्या होते हैं? कोई ऐसे VIPs या ऐसे क्वींस, किंग्स एंड प्रेसिडेंट्स जो फॉरेन कंट्री के हों, तो उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रायर सैंक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंट पर्सन्स के साथ भी नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट पर्सन बाद में बोलते भैया मैं दे ही नहीं सकता, मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, क्यों करा तूने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी नहीं कर सकता। कॉरपोरेशंस मतलब जो कंपनीज होती हैं वो भी नहीं कर सकती हैं, बट हाँ अगर उनके पास कोई एक्सेप्शंस या कोई गाइडलाइंस या उन्होंने कोई पॉइंट मेंशन किया हुआ है अपने मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन में, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है जो पूछा जा सकता है कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या होता है। ये मुझे लगता है ये आ सकता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो मीनिंग क्या होता है? एक्ट ऑफ द थ्रेटनिंग। इसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाले से मनमाने के लिए, एग्रीमेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं? उसको डराते हैं, धमकाते हैं, वो हमारा कोर्जन आ जाता है। इन्फ्लुएंसिंग द विल, हम उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, चल भाई आजा, तेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, ढिमकाना मिल जाएगा, वो चीज़ जो आ जाएगी इन्फ्लुएंसिंग द विल आ जाएगी। ठीक है, इसमें सेक्शन जो है कौन सा होगा? सेक्शन 15। ठीक है, जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो सेक्शन 15 में इस बात को डिस्कस किया गया है। सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिस्कस किया गया है। फोर्स यहाँ पे जो लगता है वो साइकोलॉजिकल हो सकता है और फिजिकल फोर्स हो सकता है, किसी भी तरीके का फोर्स हो सकता है। यहाँ पर जो होता है मेंटली प्रेशर देते हैं, हम एक तरीके से किसी भी तरीके से उसको मनाने की मतलब तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यह मॉरल फोर्स है यहाँ पर कि भैया ये कर, ये मिल जाएगा भाई, तेरे को ये भी मिल जाएगा, वो चीज़ तरीके से थोड़ी सी बात है। ठीक है, पर्पस यहाँ पर क्या होता है? हमारे यहाँ पे हम कंपेल पार्टी करते हैं, यहाँ पे हम उसका अनफेयर एडवांटेज उठा देते हैं, हम उसके ऊपर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम उसको कंपेल करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से क्रिमिनल नेचर में अगर बताएंगे तो कोर्जन हमारा क्रिमिनल नेचर में काउंट होता है, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस हमारा क्रिमिनल नेचर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, रिलेशनशिप यहाँ पर जो होता है वो नेसेसरी होता है, यहाँ पर नॉट नेसेसरी होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जैसे भी हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन डिस्कस किया, वैसे ही हमारा है फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंसेस। तो ये हमारा होता है इंटेंशनली एक्ट, हम जानकर किसी का नुकसान करते हैं, वो हमारा फ्रॉड कहलाता है।
ठीक है। अनइंटेंशनल होता है जब हमें जानते नहीं है कि किसी का फ्रॉड हो, हमने बस गलती से हो जाता है, वो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। सेक्शन जिसके ऊपर ये डिस्कस किया गया है वो सेक्शन 17 है फ्रॉड के लिए, और सेक्शन 18 है मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए। पर्पस टू डिसीव, यहाँ पर हम कहते हैं किसी को धोखा देने के पर्पस रखते हैं, तो फ्रॉड में हम पर्पस रखते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन में हमारा पर्पस नहीं होता, वो अनइंटेंशनली हो जाता है, मतलब चाहते नहीं होते, गलती से हो जाता है। ठीक है, गलती होती है मतलब एक तरीके से ये। ठीक है, पार्टीज़ की नॉलेज होती है उसको यहाँ पे हैव अवेयरनेस दैट द रिप्रेजेंटेशन मेकिंग इज़ नॉट एज ट्रू, उसको नॉलेज होती है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सच नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर जो पार्टी होती है उसको लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो तो सही है, बट इट टर्न्ड आउट एज फॉल्स, बट वो किसी तरीके से गलती से कुछ ऐसा बता दिया जाता है ना अनजाने में जो कि फॉल्स लगता है। ठीक है, यहाँ पे पता है या नहीं पता है। क्लेम यहाँ पर होता है अग्रीड पार्टी कैन क्लेम द डैमेजेस, यहाँ पर अग्रीड पार्टी जो है वो क्लेम कर सकती है कि भैया आपने हमारे साथ चीट किया है। यहाँ पर देयर हैज़ नो राइट्स टू क्लेम, यहाँ पे कोई राइट नहीं है कि आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्डेबल है, फ्रॉड पूरा वर्डेबल है, ये नॉट वर्डेबल है, और ये हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, उसमें आ जाता है ये। Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, agreed party will try to cancel the contract। हमें पता ही है कि coercion होगा तो भी नुकसान है, undue influence है तो भी नुकसान हो जाता है, fraud है तो भी, और misrepresentation है तो भी, चाहे जानकर हो चाहे अनजाने में हो। एक पार्टी का तो नुकसान हो जाता है ना, तो क्या होता है जब एग्रीड पार्टी को पता चलता है, सो दे ट्राई टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं राइट ऑफ रिसिशन। ठीक है, राइट ऑफ रिसिशन क्या होता है, लॉ कि जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते होते हैं जिससे वो अपने आप को बचा सके, सो दिस इज़ द प्रोटेक्टिव एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ राइट ऑफ रिसिशन क्या होता है, एफर्मेशन अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिस्कवरिंग ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रिसिशन। मुझे पता चल गया था कि भैया मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती हूँ, बट उसके बाद भी मैंने उसको कंफर्म कर दिया, तो मेरे पास अब कोई राइट नहीं रहता है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूँ। मुझे पता चल रहा था कि ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, पर मैं फिर भी बेवकूफ़ बन रही हूँ, तो अब मेरे पास कोई राइट नहीं है कैंसिल करने का। अब आपको शायद समझ आ गया होगा, मुझे पता चल गया फ्रॉड का, फिर भी मैं कहते हैं उसको कंफर्म कर रही हूँ, बेवकूफ़ी मेरी है। ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन का मुझे पता चल गया कि वो कहते हैं इनोसेंटली ये चीज़ कर रहा है, उसको नहीं पता है, बट ये चीज़ गलत हो रही है, तभी मैं उसके ऊपर हाँ मिला रही हूँ, गलती मेरी है, तो इसलिए लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसिशन मेरा होगा, नुकसान मेरा होगा। ठीक है, रेस्टिट्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। जब रेस्टिट्यूशन यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जब मिसरिप्रेजेंटेशन या कोई भी चीज़ थी, उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट को वापसी कैंसिल करने के लिए मुझे वो चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ले ली थी उसको वापस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो तब भी मेरा जो कहते हैं लॉस ऑफ द राइट ऑफ रिसिशन है वो हो जाएगा। ठीक है, रिटर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम, अगर मेरा जो टाइम था वो चला गया जब तक उसको कैंसिल कर सकती थी। ठीक है, सो वो चीज़ हमारे लिए कहते हैं तब भी हम मेरा जो राइट ऑफ रिसिशन है वो लॉस हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी, जब थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई और मैं अगर उसको कैंसिल करूं तो उसमें थर्ड पार्टी का भी नुकसान हो सकता है, तो भी मेरा राइट ऑफ रिसिशन जो है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ए ने बी को कार बेची, ठीक है, और जो बी है, बी ने पेमेंट करते वक्त कुछ फ्रॉड कर दिया, अब बी ने वही कार सी को बेच दी, अब वो कार तो भैया वापसी ए को नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं होने वाला, बट हाँ वो उसके लिए एक्शंस ज़रूर ले सकता है बी के अगेंस्ट ए, वो चीज़ अलग होगी। समझ आ गई? तो यहाँ पर रिसिशन जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मिस्टेक आ जाती है, कोई मिस्टेक हुई है। अब मिस्टेक भी किस तरीके से हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ होती है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है। ये आप समझो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड व्हाट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड हाउ दीज बोथ आर डिफरेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए आप समझो, जैसे कि मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए पहले समझते हैं। ए है, एक टीचर है, ठीक है, उसने किसी बच्चे को ना पिटाई कर दी अच्छे खासे, उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। ठीक है, और उसके बाद बोलता है अच्छा इसके लिए कोई लॉ भी बन गया है, मेरे को, मैं अब इसको मार नहीं सकता, अच्छा मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने मार दिया, अगली बार से अब मुझे पता चल गया कि इसके लॉ बन गया है तो अब से मैं नहीं मारूंगा। तो क्या जज उसको छोड़ देगा, बख्श देगा?
नहीं, वो बोलेगा भाई तेरे को लॉ का नहीं पता था, और तेरे को ये तो पता है ना तू गलत काम कर रहा है, तो तू गलत काम क्यों कर रहा है, तो बस अब तेरे पे तो एक्शन लिया जाएगा। तो ये कोई भी हमारे लिए डिफेंडिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकती, ठीक है। बट अब यहाँ पे समझो दूसरा टीचर है, दूसरे टीचर ने बोला मैं उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहता, तो उसने कुछ गलत काम किया था, तो मैंने उसको ये बोला था बस कि बस क्लास के बाहर खड़ा हो जा, और उतने में ही उसके साथ कुछ दुर्घटना घट गई और गलत काम उसके साथ हो गए, ठीक है। और ये तो इसलिए जो चीज़ें हैं, मतलब मुझे पता नहीं था, मैं चाहता नहीं था उसको परेशान करना, बट वो गलती से परेशान हो गया, उसको गलती से लग गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर है कि भैया वो चाहता नहीं था उसको मारना, अनइंटेंशनली उससे गलत काम हो गया, तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पे वो लॉ के लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट को जनरली लोग यूज़ करते हैं, जो भी लॉयर्स होते हैं अपने जो भी वो होते हैं पार्टीज होते हैं उनको बचाने के लिए, क्या जो भी स्टेटमेंट्स देते हैं वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बेसिस पे देते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ के बेसिस पे नहीं दे सकते हैं। तुम्हें क्या मतलब है कि लॉ बना नहीं बना, गलत काम है तो उसके लिए तो तुम्हें बोला जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें पता नहीं है कि गलती तुमसे हो रही थी, तुम इस चीज़ के लिए अनअवेयर हो, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट आएगा, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो डिफेंस के लिए लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन लीड एज अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये वर्डेबल हो सकता है। अच्छा, अब ये भी दो तरीके का होता है, मिस्टेक भी दो तरीके की हो सकती है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल होती है जब दोनों साइड से, दोनों पार्टीज़ की तरफ से मिस्टेक हो गई फैक्ट की, दोनों ने ही कोई अपने फैक्ट्स में बेसिस पे कुछ गलतियां कर दी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा वर्ड हो जाएगा, वो तो अमान्य है पूरा का पूरा, ठीक है। यूनिलैटरल है मतलब एक साइड से सही था और एक साइड से कुछ फ्रॉड या कुछ गलती हो गई है, सो रिमेन वैलिड इफ़ इट्स नॉट अ केस ऑफ फ्रॉड एंड हम कह सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर वो कुछ भी फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं है, मतलब वो चीज़ लीगली सही है, तो वो वैलिड हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके बाद, इफ़ द लीगल एंड इलीगल पार्ट्स कैन बी डिस्टिंक्ट। ये पॉइंट जो है क्वेश्चन बन के आ सकता है, केस स्टडी में घुमा के किसी तरीके से आ सकता है, इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है, इसको आप समझिए ज़रा। इफ़ द लीगल एंड द इलीगल पार्ट can be distinct, the legal part may be enforceable and the illegal part would be void. If both parts cannot be distinct, then the whole contract would be void. अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ पार्ट जो है वो वैलिड है और कुछ पार्ट इनवैलिड है, मतलब कुछ पार्ट लीगल है और कुछ पार्ट इलीगल है, तो जो लीगल पार्ट है उसको तो बाय द लॉ इन्फोर्स कर दिया जाएगा, उसको तो मान लिया जाएगा, ठीक है। बट जो पार्ट लीगल नहीं है, इलीगल है, उसको वर्ड कर दिया जाएगा। बट वो दोनों पार्ट जो हैं डिस्टिंक्ट होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। बट अगर दोनों को हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा वर्ड और इलीगल कंसिडर होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझो, ए सप्लाई करता था राइस बी को, ठीक है, वो चावल बेचता था बी को, ठीक है। बट बी समझदार, बी देता था चावल स्मगल करने के लिए, गोल्ड को कहते चावलों के बीच में गोल्ड छुपा करके स्मगल करता था सी को, ठीक है। अब ये दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, हाँ पता चल रहा है दो हैं, तो भैया ये तो वैलिड है, वो तो सीधा एक चावल बेच रहा है बी को, ये तो वैलिड है, कोई इलीगल काम नहीं है, लीगल है, तो ये वैलिड हो गया। बट ये स्मगलिंग के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये तो वर्ड हो गया, ठीक है। बट अगर ए को पता चल जाता कि भैया ये जो बी है ना हमारा, जो मेरे पास आ रहे हैं, ये चावल इसलिए रहे हैं कि वो गोल्ड उसके अंदर छुपा करके बेच सके, तो तब क्या होगा, तब ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तब गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि अच्छा बहुत समझदार हो रहे हो क्या, ये वाले वो बोलेगी भैया हमें सब पता चल रहा है कि तुम भी मिले हुए थे, तुम्हें पता था कि ये गोल्ड स्मगल के लिए चावल ले रहा तुमसे, ठीक है। सो इफ़ द पार्टी इज़ अनअवेयर only then agreement would be valid, else whole contract will be illegal, ठीक है। समझ आ गया, बहुत समझदार हो रहे हो वाला केस, ठीक है। नो रेस्टिट्यूशन अलाउड और इलीगल एग्रीमेंट्स। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर कुछ भी अभी तक हमें बोल रहे थे कि इनवैलिड हो जाएगा तो रेस्टिट्यूशंस वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। बट इसमें तो रेस्टिट्यूशन होती नहीं है। वो बोलता है भैया तुमने अगर पैसे लगवाए हैं, पैसे गंवाए हैं, तो गलत चीज़ में पैसे गंवाए हैं, गलत काम में पैसे गंवाए हैं, हम क्यों दिलाएं तुम्हें पैसे, गए तो गए, अच्छी बात है, ठीक है। तो पैसा गया तो गया, गलत काम करा था तो हम क्या करें, ठीक है। ये सीधा ऐसी बात, इलीगल काम के लिए किया था भैया तुमने, अब हमें नहीं मतलब तुम्हारा पैसा गया नहीं गया, ठीक है।
सो वॉइड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो अनएनफोर्सेबल बाय द लॉ होते हैं। ये भी एक चीज़ समझने वाली बात थी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि एग्रीमेंट, अब ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज़ ऑलवेज वॉइड। भाई तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें रोक दिया जाए, एक अग्रीमेंट कर दिया जाए, वो वॉइड है, ठीक है। अच्छे तरीके से अगर समझाना हो तो और हम ये बोल सकते हैं कि अगर मियाँ बीवी राज़ी हैं तो क्या करेंगे पिताजी, ठीक है। क्यों भाई, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमने फिल्मों में देखा है, भैया ले 10 लाख ले, मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल जा, है ना। एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, तू ले 10 लाख और मेरी लड़की को छोड़ दे, तो भैया वो एग्रीमेंट वर्ड है। कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं बन सकता कि हाँ आप उससे शादी मत करो, उसके लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया जा सकता। तो अगर आप चाहो तो आप एक अकाउंट से 10 लाख भी ले सकते हो और बाद में आप शादी भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज जॉक्स अपार्ट, बट ये मतलब लीगली ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकता कि हाँ भाई मैंने तो इसको 10 लाख रुपए दिए थे शादी ना करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज़ ऑलवेज वॉइड, ओके। अब आ जाता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जो है वो वैसे तो वर्ड ही होता, ठीक है। इन किसी भी इंडिविजुअल को आप उसके ट्रेड करने से नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो वर्ड ही है, बट वैलिड किस केस में आ जाएगा, एक्सेप्शंस होते हैं भाई साहब। तो इसलिए अगर देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक है, तो आप कर सकते हो कि भैया आपने पार्टनर्स थे, अब आप कह रहे हो कि आप अगर मेरे साथ मेरे पार्टनर हो तो आप कोई और ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। जिस भी टेन्योर तक आप मेरे पार्टनर हो, आप किसी और के साथ ट्रेडिंग अलग से नहीं कर सकते हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिटायरिंग पार्टनर्स, अच्छा आप रिटायर हो रहे हो बट आप मेरे कंपटीटर्स के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ द बिजनेस विद द गुडविल, जो गुडविल मेरी है आप उस गुडविल का यूज़ करके अपने जो भी गुड्स हैं उसको नहीं बेच सकते, इसके बेसिस पे एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। ट्रेड कॉम्बिनेशंस, मतलब कार्टेल्स में अगर हमने पूरी बना रखा है कि हमने कार्टेल्स में ही बिज़नेस करना है, मतलब ग्रुप बना करके ही बिज़नेस करना है, तो आप अपनी मोनोपोली नहीं चला सकते, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट्स है कोई भी, तो उस सर्विस एग्रीमेंट्स में आप किसी और के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। सो ये सब चीज़ें जो हैं अगर होती हैं तो हमारा एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड जो है वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आ जाता है एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं कि कोई भी लॉ से आपको सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आपको सॉल्यूशंस देने के लिए, लॉ तक जाने के लिए, कोर्ट तक जाने के लिए नहीं रोक सकता, ठीक है। ये आपका इंडिविजुअल राइट्स में आता है। कोई भी आपको दुख तकलीफ़ कलह कलेश हो रहा है, आप कोर्ट के दरवाजे खटका सकते हैं किसी भी टाइम। तो ये कोई भी अगर आपको रोके तो वो वर्ड होगा, बट वैलिड होगा, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब वो कब होगा कि अगर आपने कोई भी मामला था, कोई भी दुख तकलीफ़ थी, वो कोर्ट के बाहर सेटल कर ली है, तो अगर आपने वो सेटल कर ली है, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हैं, उसका एग्रीमेंट बन चुका है, तब आप वापसी जा कर के कोर्ट पे जा कर के अपनी दुख तकलीफ़ नहीं सुना सकते, ठीक है। तब उस टाइम पर ये वैलिड हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वैसे तो वैलिड है, वैसे तो वर्ड है कि भैया कोई भी आपको रोक नहीं सकता लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, जब जाना है जैसे जाना है जाओ, ठीक है। बट ये तब हो जाता है जब आपने बाहर ऑलरेडी सेटल कर चुके हो, तो ठीक है। एग्रीमेंट हुज मीनिंग इज़ अनसर्टेन कंसिडर एज वर्ड, ठीक है। एग्रीमेंट अगर कोई बन रहा है जिसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो अनसर्टेन है, तो वो भी वर्ड कंसिडर होगा। जैसे कि मैंने बात करी, मुझे 100 किलो फल दे दो, कौन से फल दे दो, अंगूर दे दो, सेब दे दो, केले दे दो, देना क्या है वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो अग्रीमेंट जो है वो वर्ड होएगा, ठीक है। वेजिंग अग्रीमेंट आ जाता है। वेजिंग अग्रीमेंट क्या होता है, कंडीशनल ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट जो होती है हमारी वेजिंग होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि मैंने कंडीशन बनाया, मैं आपको पैसे दूंगी अगर वो टीम जीत गई तो, ठीक है, या मैं वो टीम हार गई तो मैं पैसे लूँगी, ऐसी कोई भी मैंने कंडीशन बनाई है, कोई एग्रीमेंट किया है, तो वो मेरा वेजिंग एग्रीमेंट में आता है, ठीक है। ये जो बेस्ड होता है, ये बेस्ड अपॉन लक होता है पार्टीज़ के ऊपर, कि मेरा लक चला तो मेरी बात सच्ची हो गई, मेरे को पैसे मिल गए, मेरा लक नहीं था तो मेरी बात झूठी हो गई और पैसे मेरे को नहीं मिले, ठीक है। इट इज़ टोटली वर्ड, ये पूरा टोटली वर्ड एग्रीमेंट होता है, कोई भी इसको हम कह सकते हैं वैलिड नहीं कह सकता।
एग्जाम्पल होता है जैसे कि बेटिंग ऑन गेम्स हो गया, ठीक है, जो भी हम ये जुआ वुआ ये बेट्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। एक्सक्लूजन क्या हो गया कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आते वो क्या हो गया, जैसे स्किल बेस्ड हो गया, इंटेलिजेंस बेस्ड हो गया, जजमेंट बेस्ड हो गया, तो वो हमारे वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आते, ठीक है। जो स्किल्स और इंटेलिजेंस बेसिस पे कोई भी अगर आपने ये एग्रीमेंट बनाए हैं, ठीक है, कि शेयर प्राइस अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, इसमें आपकी पूरी स्टडी लगी है, पूरी स्किल्स लगी है, तो वो आपका वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आएगा। आगे समझ, जिसमें सिर्फ लक का काम आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ लक बेसिस पे चल रहा है, वो वेजरिंग एग्रीमेंट में आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वेजरिंग इज़ डिफर फ्रॉम द इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस से डिफरेंट है। क्यों? वेजरिंग में यहाँ पे क्या होता है, मैं लक के बेसिस पे चल रही हूँ, बट इंश्योरेंस हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एज इन द पर्पज़ टू मिटिगेट द इंश्योरर लॉस, किसी का लॉस बचाने के लिए एग्रीमेंट बनाया जो होता है वो इंश्योरेंस होता है, तो वो वेजरिंग से डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है लॉटरी, ठीक है। लॉटरी भी वेजरिंग से डिफरेंट होता है, क्योंकि वेजरिंग में क्या होता है, या तो किसी का ज़ीरो, हम बोलते हैं ज़ीरो गेम होता है इसमें, ठीक है, ज़ीरो सम गेम होता है इसमें, कि या तो किसी की जीत होगी किसी की हार होगी, तो वो वेजरिंग में है। बट यहाँ पे लॉटरी में क्या होता है, कोई ज़ीरो सम गेम नहीं होता, इसमें होता है कि मेरे को अपने जो भी गिफ्ट्स थे या चीज़ें थी या प्राइजेस थे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने थे, बट मुझे एक वे चाहिए था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो मैंने उसको लॉटरी के तरीके से यूज़ किया, तो वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। बट अब आपको एक बात जान के बड़ी हैरानी होगी, बट हैरानी क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा कि कितने जुए वगैरह फिर भी चलते रहते हैं अगर वो लीगल नहीं है तो एक्चुअली क्या है कि एक्सेप्शन रेगुलेशंस फ्रॉम द वेजरिंग मिला हुआ है, जैसे कि सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 2008, ये एक रेगुलेशन मिला हुआ है कि अगर कोई भी वेजरिंग होती है गेम्स के ऊपर, जैसे कि कोई गेम्स के ऊपर या हॉर्स राइडिंग वगैरह इन सब के ऊपर अगर कोई भी बैटिंग होती है तो वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। ये एक एक्ट बनाया गया था, और तीर इन मेघालयास, ठीक है, ये आर्चरी के ऊपर बनाया गया था कि तीर इन मेघालयास का क्या एक्ट था, जो कि वेजरिंग को वैलिड मानता है, ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स को भी वैलिड मानता है, बट एट सम हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, दीज आर द डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी अकर होगी या नहीं होगी फ्यूचर में, वो भी अनसर्टेन इवेंट में, ठीक है, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। इवेंट शुड बी इंसिडेंटल नॉट इन अ कोर कंसिडरेशन, ये इंसिडेंटल है, अगर हुआ तो ही है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ होगा ही होगा, ठीक है, हो सकता है ना भी हो। अब बट यहाँ पर जो ऊपर वेजरिंग था, वेजरिंग में ये था कि या तो जीत होगी या तो हार होगी, यहाँ पर जीत और हार का केस नहीं है, यहाँ पर एक ऐसा हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट क्रिएट होगा जो कि अगर फ्यूचर में कोई चीज़ अगर हुई तो ही क्रिएट होगा एग्रीमेंट, एल्स नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे रिजल्ट आना ज़रूरी नहीं है, सो देयर इज़ नॉट कोर कंसिडरेशन। माइट और माई नॉट अकरेंस दैट इवेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे वो चीज़ जो है वो अकर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और इंश्योरेंस इज़ द ओनली एग्जाम्पल, और हम कह सकते हैं इज़ द एग्जाम्पल फॉर द कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो ये हमारा इंश्योरेंस है वो हमारा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो गए ही होंगे, ठीक है, बट आप बोलते हो अगर मैं बीमार हुआ तो मुझे उसके लिए ये सेफ्टी मेजर, सेफ्टी के लिए इतना चीज़ें मिल जानी चाहिए, यही होता है ना हमारा इंश्योरेंस, या हुआ तो वही सब चीज़ें हमारी इंश्योरेंस में आ जाती हैं, ठीक है। सो देते हैं, आई होप अभी तक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब बाकी की चीज़ें जो हैं मैं वो लास्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी।